कॉलेज रियल लव स्टोरी हिंदी। अंकिता नाम की एक अमीर घर की लड़की और शिवम नाम के एक मिडिल क्लास लड़के की है। आज अंकिता के कॉलेज का पहला दिन था। वह अपने कॉलेज के पहले दिन को लेकर इतनी खुश थी कि वह क्लास शुरू होने से 1 घंटे पहले कॉलेज पहुंच गई थी। अंकिता अपने क्लास में जाकर बैठ जाती है। फिर धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स क्लास आते हैं। कुछ समय बाद टीचर आते हैं और अपना परिचय देते हैं। तभी दरवाजे से शिवम की आवाज़ आती है, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? टीचर कहते हैं यस कम इन। अंकिता शिवम की तरफ देखती है। शिवम क्लास के आखिरी बेंच पे जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद टीचर सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं कि 2 दिनों के बाद आप लोगों का फ्रेशर पार्टी होगा। अगर कोई स्टूडेंट्स प्रोग्राम में भाग लेना चाहता है तो क्लास के बाद ऑफिस में जाके अपना नाम लिखवा सकता है। शिवम ने सोचा क्यों न मैं भी अपना नाम इस प्रोग्राम में लिखवा दूं। शिवम को गाने का बहुत शौक था तो उसने अपना नाम सिंगिंग लिस्ट में लिखवा दिया। 2 दिनों के बाद फ्रेशर पार्टी शुरू होती है। अंकिता भी प्रोग्राम हॉल में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद प्रोग्राम शुरू होता है और कुछ समय बाद शिवम की बारी आती है। शिवम घबराते हुए मंच पे जाता है और गाना शुरू करता है। शिवम के गाने की आवाज़ सुनकर सारे स्टूडेंट्स और टीचर उसके गाने की धुन के साथ गुनगुनाने लगते हैं। अंकिता भी शिवम के गाने को मन ही मन गुनगुनाने लगत। अगले दिन जब अंकिता कॉलेज आती है तो वह शिवम के पास जाती है और कहती है कल तुमने बहुत अच्छा गाया था। तुमने सिंगिंग कहाँ से सीखी? तो शिवम ने जवाब दिया कि मैंने अपने दोस्त से सीखी, और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अंकिता उससे और भी बातें करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। फिर उस दिन के बाद से अंकिता रोज शिवम से बात करने की कोशिश करती, लेकिन शिवम केवल उसे हाँ और न में जवाब देकर वहां से चला जाता, क्योंकि शिवम जानता था कि शायद अंकिता उसे पसंद करने लगी है, लेकिन शिवम उसके करीब नहीं जाना चाहता था। उसे पता था कि अंकिता बहुत अमीर है और मैं एक मिडिल क्लास का लड़का हूँ। हम दोनों के बीच प्यार नहीं हो सकता। मुझे अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना। अब अंकिता का कॉलेज में 2 महीने हो गए थे, लेकिन अभी भी अंकिता को शिवम से बात करने की कोशिश जारी थी। अंकिता यह जानती थी कि शिवम एक मिडिल क्लास का लड़का है, इसके बावजूद वह शिवम को पसंद करने लगती है। लेकिन अंकिता ने कभी भी अपने दिल की बात शिवम को नहीं बताई। एक दिन अंकिता शिवम के पास जाकर कहती है कि आज मेरी कार खराब हो गई है, क्या तुम मुझे अपने बाइक से मेरे घर तक छोड़ सकते हो? तो शिवम कहता है कि मैं तुम्हें अपने बाइक पे नहीं बैठा सकता, अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे पागल, अंकिता कहती है। मैं कह दूंगी कि हम दोनों दोस्त हैं, तुम डरो मत। शिवम कहता है ठीक है। शिवम अपनी बाइक लेके आता है। अंकिता बाइक पे बैठ जाती है। शिवम अंकिता को लेकर निकल पड़ता है। अंकिता बहुत खुश थी। वह शिवम से कहती है कि काश तुम मुझे रोज इसी तरह अपने बाइक पे बैठकर मेरे घर तक छोड़ने आते। शिवम अंकिता को कहता है कि ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं तुम्हें दोबारा छोड़ने के लिए नहीं आऊँगा। कॉलेज के अगले दिन अंकिता फिर से वही बहाना बनाती है और शिवम से कहती है कि मेरी कार फिर से खराब हो गई है, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो? ये सुनकर शिवम अंकिता को मना कर देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि मैं दोबारा तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, तुम ऑटो से चली जाओ। ये कहकर शिवम वहां से चला जाता है। अंकिता को बहुत बुरा लगता है, वो मायूस होकर घर चली जाती है। अगले दिन जब शिवम कॉलेज आता है तो उसे क्लास में अंकिता दिखाई नहीं देती। 4 दिन बीत जाते हैं लेकिन अंकिता कॉलेज नहीं आती। शिवम सोचने लगता है कि शायद मैंने उस दिन अंकिता को मना कर दिया, इसलिए वह नाराज होकर कॉलेज नहीं आ रही है। देखते ही देखते लगभग 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया। शिवम अब अंकिता के बारे में सोचकर परेशान होने लगा। फिर बाद में वह अपने आप को कहता कि मैं क्यों अंकिता के बारे में सोचकर परेशान हो रहा हूँ। लेकिन सच तो यह था कि शिवम को भी अंकिता से प्यार होने लगा था। शिवम रोज अंकिता के घर के पास जाता, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके घर के अंदर जा सके। 1 महीने के बाद मिड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आता है। उस दिन अंकिता एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेज आती है। अंकिता को देख शिवम बहुत खुश था। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद शिवम अंकिता के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही?
तो अंकिता जवाब देती है कि मेरे कॉलेज आने या नहीं आने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें तो सिर्फ अपने आप से मतलब है और तुमने तो मुझे उस दिन घर छोड़ने से मना कर दिया था। शिवम, हाँ उस दिन मुझसे गलती हो गई, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अंकिता कहती है कि तुम्हें नहीं पता लेकिन मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी, पता नहीं क्यों तुमसे बातें करना, तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगने लगा था। लेकिन तुम मेरी फीलिंग्स को समझते ही नहीं। ये सब सुनकर शिवम मुस्कुराते हुए कहता है कि कौन कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझता पागल। मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन कभी मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि तुम्हें बता सकूं। अंकिता कहती है तुम सच बोल रहे हो। शिवम जवाब देता है मैं अपनी कसम खाकर बोल रहा हूँ, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। उस दिन के बाद अंकिता और शिवम एक हो गए और प्यार के सफ़र में दोनों साथ चलने लगे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद शिवम और अंकिता दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और हमेशा के लिए प्यार के बंधन में बंध गए। शुभम रोज की तरह आज भी रात को फेसबुक चला रहा था तो उसने अपने फ्रेंड सजेशन में मनीषा नाम की लड़की को देखा, जिसकी प्रोफाइल पिक में केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। शुभम ने गौर से मनीषा की प्रोफाइल पिक को देखा और जब शुभम ने उसके फेसबुक एड को देखा तो उसके कॉलेज का नाम वही था जो कि शुभम के कॉलेज का नाम था। मनीषा की फेसबुक एड में केवल 2 ही फोटोज थी और उस फोटोज में उसका पूरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दिनों के बाद फिर से शुभम के फ्रेंड सजेशन में मनीषा का नाम दिखा, लेकिन इस बार उसकी प्रोफाइल फोटो में उसके एक तरफ का ही चेहरा दिख रहा था। शुभम ने उसे मैसेज किया और पूछा कि आप कौन से कॉलेज में हो। अगले दिन उस मैसेज का रिप्लाई आता है, नेहरू कॉलेज। शुभम ने कहा मैं भी उसी कॉलेज में हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। लगभग 1 सप्ताह बाद मनीषा ने शुभम का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें होने लगी। समय बीतता गया और दोनों की फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी होती गई। शुभम अब रोज मनीषा से बातें करता, ऐसा लगता था कि मानो मनीषा से बातें करना शुभम के जिंदगी का एक हिस्सा बन गया हो। एक शुभम ने मनीषा से उसकी फ़ोटो मांगी तो मनीषा ने फ़ोटो देने से मना कर दिया। शुभम ने फिर से मनीषा से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे सिर्फ अपनी एक तस्वीर सेंड कर दीजिए। शुभम के जिद करने पर मनीषा ने अपनी एक फ़ोटो सेंड कर दी। शुभम ने जब मनीषा की फ़ोटो देखी तो जैसा उसने सोचा था मनीषा उससे भी ज़्यादा प्यारी और सुंदर थी। शुभम अब रोज उस तस्वीर को देखता। शुभम को अब ये महसूस होने लगा था कि उसे मनीषा से प्यार होने लगा है। शुभम ने एक दिन मनीषा को मिलने के लिए कहा। मनीषा भी शुभम से एक बार मिलना चाहती थी, तो वह मिलने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन दोनों एक शॉपिंग मॉल में मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को सामने देखकर बहुत खुश थे। शुभम ने मनीषा को कॉफ़ी पीने के लिए पूछा। मनीष, नहीं शुभम, मैं कॉफ़ी नहीं पी सकती, मुझे तुरंत जाना होगा। इतना कह के मनीषा वहाँ से चली जाती है। शुभम मनीषा से कुछ बातें करना चाहता था लेकिन मनीषा के तुरंत चले जाने से वह मायूस हो गया। रात में शुभम ने मनीषा से कहा आपसे बातें करनी थी लेकिन आप तुरंत वहाँ से चले गए, क्या अब हम दोबारा मिल सकते हैं। मनीषा भी सोचने लगी कि मुझे वहाँ से तुरंत नहीं आना चाहिए था और मनीषा दूसरी बार मिलने के लिए मान गई। शुभम ने मनीषा से एक पार्क में मिलने को कहा। अगले दिन जब मिलने का समय आता है उस दिन शुभम बहुत खुश था। वो मन ही मन सोचता है कि आज अपनी दिल की बात मनीषा से कह दूंगा। दोनों कोई पार्क मिलते हैं। मनीषा वाइट कलर की शूट में आज बहुत ही सुंदर दिख रही थी। शुभम ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि आप बहुत प्यारी दिख रही हो, ये बहुत शूट काफ़ी अच्छी लग रही है आप पे। दोनों लगभग 1 घंटे तक एक दूसरे से बातें करते हैं। अंत में शुभम एक गिफ्ट मनीषा को देता है और कहता है कि आप इस गिफ्ट को घर पे जाके खोलना। मनीषा अपने घर पहुंचकर उस गिफ्ट को खोलता है तो उस गिफ्ट में एक लेटर और एक ब्रेसलेट रहता है। मनीषा उस लेटर को पढ़ती है और थोड़ी भावुक हो जाती है। उस लेटर में लिखा था, मनीषा आप मेरी जिंदगी में एक अजनबी की तरह आई और हमारी फेसबुक की मुलाकात दोस्ती में बदल गई। मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब आपसे बात करते करते मुझे आपसे प्यार हो गया। मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में क्या सोचती हो,
लेकिन मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि इस जिंदगी के सफ़र में आप मेरी हमसफ़र बन जाओ। अपने प्रमोशन की खुशी में आज राहुल अपनी पत्नी को शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले जाता है। दोनों आज बहुत खुश है क्योंकि राहुल की आज पगार 1 लाख रुपए महीना हो गई है, पहले जो 80,000 रुपए महीना थी। आज राहुल की पत्नी स्वाति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आखिर उसको खर्च करने के लिए अब और पैसे मिलेंगे। आज वह कुछ ज्यादा ही सज संवर कर डिनर के लिए आई है। आज उसको ऐसे लग रहा है जैसे उसका कोई पुराना सपना पूरा हो गया। आखिर उसके पति की पगार अगर बढ़ी और उसका अवधा भी, यही तो उसको चाहिए था। आखिर हमेशा से उसने पैसे को ही तो महत्व दिया है। उसको गरीब लोग कभी पसंद ही कहाँ आते हैं। उसको तो महंगी चीजें, महंगे रेस्टोरेंट और महंगे गिफ्ट ही पसंद आते हैं। शहर के इस रेस्टोरेंट में सभी लोग महंगे महंगे कपड़े, सूट बूट और महिलाएं महंगी महंगी साड़ी और वेस्टर्न कपड़े पहन कर आई थी। ऐसा लग रहा था इस रेस्टोरेंट में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। स्वाति आज अपने आप को महारानी समझ रही थी। इतने में वह देखती है, एक सिंपल से कपड़ों में लड़का उसकी टेबल के पास चला आ रहा था। उसको देखकर स्वाति चौंक जाती है और कहती है, अरे तुम यहाँ कहाँ से आ गए? क्या तुम यहाँ बैठा हो? वो लड़का कुछ बोल पाता इससे पहले फिर बोलती है, तुम्हारी हैसियत तो इस रेस्टोरेंट में आने की नहीं है। किसके साथ आए हो? तुम्हारा मालिक कहाँ है, या फिर तुम यही झाड़ू पोछा करते हो? इतने में राहुल पूछता है, कौन है यह? तुम जानती हो क्या इसको? स्वाति कहती है, नहीं, मेरे घर के पास रहता था। बहुत गरीब है इसलिए मैंने पूछा यहाँ कैसे आने मिल गया। वह लड़का वहाँ से जाने लगता है। इतने में स्वाति उससे जोर से बोलती है, अरे कम से कम बताते तो जाओ, यहाँ करते क्या हो? हम कल फिर आएंगे। फिर तो नहीं, यही दिख जाएगा। लड़का मुस्कुराता है और कहता है, तुम आज भी नहीं बदली, पहले भी पैसों पर मरती थी, आज भी पैसों पर मरती हो। अच्छा हुआ जो तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो। यह लड़का स्वाति का पहला प्रेमी था, सौरभ, जो उससे बहुत प्यार करता था। पर गरीब होने की वजह से स्वाति ने उसको छोड़ दिया और राहुल से शादी कर ली। स्वाति को यह बात चुभ जाती है और वह चिल्लाकर सौरभ से कहती है, तुम क्या जानो पैसे की कीमत? तुमने तो कभी देखे ही नहीं। तुम तो हमेशा गरीबी में रहे हो और हमेशा गरीबी में रहोगे। जिसके पास पैसा नहीं होता है उसके पास कुछ नहीं रहता। खैर छोड़ो, मैं तुम जैसे भिखारी से पैसों की बात क्यों करूं? इस रेस्टोरेंट से तुम जल्दी जाओ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। यह बात सुनकर सौरभ बाहर जाने लगता है। इतने में उस रेस्टोरेंट का मैनेजर आकर स्वाति से कहता है, आप प्लीज इस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाएं। आप यहाँ पर खाना नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते खाना? हमारे पास पैसे हैं, फ्री में खाने थोड़ी आए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? हो कौन तुम? स्वाति चिल्ला के मैनेजर से बोलती है। होटल मैनेजर स्वाति से बोलता है, प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे, आप यहाँ से चले जाएंगे, अब आप यहाँ खाना नहीं खा सकते। देखते ही देखते कुछ बाउंसर उस टेबल के पास आ जाते हैं। ऐसा लग रहा था अगर अब स्वाति फिर चिल्लाती है तो दोनों को यह बाउंसर बाहर फेंक देंगे। इतने में सौरभ मैनेजर से कहता है, अरे इस सब की कोई जरूरत नहीं है, इनको शांति से खाना खाने दो और उसके बाद इन दोनों से बिल मत लेना। और हाँ, यह ध्यान रहे अगली बार यह दोनों यहाँ ना आने पाए। स्वाति यह देखकर चौंक जाती है। वह मैनेजर सौरभ की बात इतनी आसानी से कैसे मान लेता है? वह आश्चर्यचकित होकर मैनेजर से कहती है, कौन है यह आदमी जिसकी बात तुमने इतनी आसानी से मान ली? मैम, आपको नहीं पता यह कौन है? आप जहां खाना खा रही हैं उस होटल के मालिक को नहीं जानती हैं? वह तो शुक्र है कि सर बहुत कम गुस्से वाले हैं, नहीं तो आज आप दोनों को बाहर करवा दिया होता। क्या सौरभ होटल का मालिक? हाँ, इस होटल का मालिक। पर कैसे? यह तो बहुत गरीब था। सुना तो मैंने भी है कि सर पहले बहुत गरीब थे, पर उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से 4 साल में 300 करोड़ की कंपनी खड़ी की है। उनका यह अकेला होटल नहीं है, उनके 10 होटल और इस शहर में है। पर सर है बहुत ही सिंपल, ना किसी बात की अकड़, ना किसी बात का घमंड। सुना है सर को किसी लड़की से बेइंतहा प्यार हुआ था और वो लड़की सर को सिर्फ इसलिए छोड़कर चली गई कि उनके पास पैसे नहीं थे। इसी वजह से दिन रात मेहनत करके सर ने यह कंपनी खड़ी की है।
आज सर के पास सब कुछ है। यह बात सुनकर स्वाति मन ही मन सोचने लगी, जिस आदमी को मैंने पैसे के लिए छोड़ा आज वह आदमी किसी राजा से कम नहीं है। आज उसके पास सब कुछ है और मैं 1 लाख की पगार में खुशी मना रही हूँ। सौरभ आज करोड़ों कमा रहा है। अगर मैं सौरभ के पास वापस चली जाऊं तो क्या गलत है? वो मुझसे प्यार तो करता ही है, मेरा तो हर सपना पूरा हो जाएगा। हीरे के गहने पहनूंगी और बड़ी बड़ी कारों में घूमेंगे। आखिरी मुलाकात। शाम के समय स्वाति बिना कुछ सोचे समझे सौरभ के पास जाती है और अपनी गलती की माफी मांगते कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। आज मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है। सौरभ, मैं अपने पति के साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ। अगर तुम मुझे अपना लोगे तो मैं आपसे अपने पति को तलाक दे दूंगी और तुम्हारी हो जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। सौरभ यह बात सुनकर स्वाति को जोर से खींचकर एक थप्पड़ मारता है और कहता है, अरे बेवफा, पैसे की भूखी औरत, कम से कम जिंदगी में किसी एक के साथ तो वफा कर। कल तूने मुझे पैसों के लिए छोड़ा था और सिर्फ आज पैसों के लिए तुझे मुझ में प्यार दिख रहा है। जब मैं सिंपल कपड़े पहने तेरे सामने आया तो तूने फिर मेरा मजाक उड़ाया। अगर तुझे मुझसे प्यार था तो पहले ही अच्छे से बात करती ना। मुझे तो वेटर समझकर गाली दी तूने। स्वाति जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। प्लीज अपना लो मुझे, प्लीज अपना लो मुझे। सौरभ स्वाति से कहता है, याद है तुमको, मैं भी उस दिन तुम्हारे सामने ऐसे ही रो रहा था, अपने प्यार की दलीलें दे रहा। मुझे इस बात का दुख कम है कि तुम मेरी नहीं हो पाए और इस बात का दुख ज्यादा है कि तुम सिर्फ पैसों की भूखी हो। मैंने ऐसी बेवफा लड़की से प्यार किया जिसकी सोच इतनी गंदी है। भगवान का शुक्र है उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, नहीं तो तुम्हारा यह घिनौना रूप मैं कभी देख नहीं पाता। अब मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं धक्के मारकर बाहर फिकवा दूंगा और तुम्हारे पति को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगा। यह सुनकर स्वाति रो रोकर वहां से चली जाती है और दोबारा कभी मुड़कर नहीं देखती है। दोस्तों, आपको बेवफा की लव स्टोरी कैसी लगी? यह कहानी उस लड़की की है जो हमेशा अपनी जिंदगी में सिर्फ पैसों को ही महत्व देती है। आज के समय में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि वक्त सबका बदलता है और हमको पैसे के लिए अपने रिश्ते नहीं बदलना चाहिए। प्यार हमेशा सच्चा और दिल से करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आपको हमारी यह कहानी बेवफा लव स्टोरी इन हिंदी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लव स्टोरीज इन हिंदी इस आर्टिकल में हम आपके लिए लेकर आए हैं गृहशोभा की 7 बेस्ट लव स्टोरीज इन हिंदी 2023। इन कहानियों में प्यार और रिश्तों से जुड़ी कई दिलचस्प कहानियां हैं जो आपके दिल को छू लेगी और जिससे आपको प्यार का नया मतलब जानने को मिलेगा। इन लव स्टोरीज से आप कई अहम बातें भी जान सकते हैं कि प्यार की जिंदगी में क्या अहमियत है और क्या कभी किसी को मिल सकता है सच्चा प्यार। तो अगर आपको भी है संजीदा कहानियां पढ़ने का शौक तो यहाँ पढ़िए गृहशोभा की एक प्यार पर पूर्णविराम, जब लौटा पूर्णिमा का अतीत, कैसे हो पुन्नू। मोबाइल पर आए एसएमएस को पढ़कर पूर्णिमा के माथे पर सोच की लकीरें खींच गईं। मुझे इस नाम से संबोधित करने वाला यह कौन हो सकता है? कहीं अजय तो नहीं? मगर उसके पास मेरा यह नंबर कैसे हो सकता है? और फिर यूं 10 साल के लंबे अंतराल के बाद उसे अचानक क्या जरूरत पड़ गई मुझे याद करने की? हमारे बीच तो सब कुछ खत्म हो चुका है। मन में उठती आशंकाओं को नकारती पूर्णिमा ने वह अनजान नंबर ट्रू कॉलर पर सर्च किया तो उसका शक यकीन में बदल गया। यह अजय ही था। पूर्णिमा ने एसएमएस का कोई जवाब नहीं दिया और डिलीट कर दिया। दो अब हाँ कह दो, क्या हुआ था नेहा के साथ? लंच के समय समीर ने नेहा के पास आकर उसे छेड़ा। क्या मुझ जैसे स्मार्ट बंदे को आज डिनर अकेले खाना पड़ेगा? मुझे क्या पता, नेहा ने लापरवाही से जवाब दिया। मैंने एक भैया रेस्तरां का पता मालूम किया है। यह मुझे क्यों बता रहे हो? वहाँ का साउथ इंडियन खाना बहुत मशहूर है। तो आज रात मेरे साथ वहाँ चलने को हाँ कह दो यार। सॉरी समीर, मुझे कहीं आना जाना पसंद नहीं है। यह डायलॉग मैं तुम्हारे मुंह से रोज सुनता हूँ। इस बार सुर बदलकर हाँ कह दो। नहीं,
और अब मेरा सिर खाना बंद करो, नेहा ने मुस्कुराते हुए उसे डपट दिया। नेहा के सामने रखी कुर्सी पर बैठते हुए समीर ने आहत स्वर में पूछा, क्या हम अच्छे दोस्त नहीं हैं? वे तो हैं। तब तुम मेरे साथ डिनर पर क्यों नहीं चल सकती हो? वो इसलिए क्योंकि तुम दोस्ती की सीमा लांघकर मुझे फंसाने के चक्कर में हो। 3 हमसफर भी तुम ही हो। अविनाश सुबह समय पर उठा नहीं तो संस्कृति को चिंता हुई। उसने अविनाश को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। माथा तप रहा था। संस्कृति घबरा उठी। अविनाश को तेज बुखार था। 2 दिन से वह खांस भी रहा था। संस्कृति ने कल इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था, मगर आज तेज बुखार भी था। उसने जल्दी से अविनाश को दवा खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। संस्कृति और अविनाश की शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। 2 साल ही हुए थे। पिछले साल तक सास ससुर साथ में रहते थे, मगर कोरोना में संस्कृति की जेठानी की मौत हो गई तो सास ससुर बड़े बेटे के पास रहने चले गए। उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही गया। 4 बातों में सूरज ने अवनी को कैसे बचाया। उस गहरी घाटी के एकदम किनारे पहुंचकर अवनी पल भर के लिए ठिठकी, पर अब आगे पीछे सोचना व्यर्थ था। मन कड़ा करके वह छलांग लगाने ही जा रही थी कि किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। देखा वह एक युवक था। युवक की इस हरकत पर अवनी को गुस्सा आ गया। उसने नाराजगी से कहा, कौन हो तुम? मेरा हाथ क्यों पकड़ा? छोड़ो मेरा हाथ। मुझे बचाने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। यह मेरी जिंदगी है, इसका जो भी करना होगा मैं करूंगी। हाँ प्लीज, किसी भी तरह का कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं है। जवाब देने के बजाय युवक जोर से हंसा। उसकी इस ढिठाई पर अवनी तिलमिला उठी। उसने गुस्से में कहा, न तो मैंने इस समय हंसने वाली कोई बात कही, न ही मैंने कोई जोक सुनाया, फिर तुम हंसे क्यों? और हाँ, तुम अपना नाम तो बता दो कि कौन हो तुम? 5 पैग। क्या रमा ने पति को छोड़ दिया? घंटी बजी तो दौड़कर उसने दरवाजा खोला। सामने लगभग 20 साल का एक नवयुवक खड़ा था। उसने वहीं खड़े खड़े दरवाजे के बाहर से ही अपना परिचय दिया, जी मैं मदन हूँ, पवन जी का बेटा। पापा ने आपको संदेश भेजा होगा, आओ भीतर आओ, कहकर उसने दरवाजे पर जगह बना दी। मदन संकोच करता हुआ भीतर आ गया। जी मैं आज ही यहाँ आया हूँ। आपको तकरीबन 10 साल पहले देखा था, तब मैं स्कूल में पढ़ रहा था। आपकी शादी का कार्ड हमारे घर आया था, तब मेरे हाई स्कूल के एग्जाम थे, इसलिए आपके विवाह में शामिल नहीं हो सका था। मैं यहाँ कॉलेज की पढ़ाई के लिए आया हूँ और यह लीजिए, पापा ने यह सामान आपके लिए भेजा है, कहकर उसने एक बैग दे दिया। बैग में बगीचे के ताज़ा फल, सब्जियां, अचार वगैरह थे। 6 खरीदी हुई दुल्हन। क्या मंजू को मिल पाया अनिल का प्यार? 38 साल के अनिल का दिल अपने कमरे में जाते समय 25 साल के युवा सा धड़क रहा था। आने वाले लम्हों की कल्पना ही उसकी सांसों को बेकाबू किए दे रही थी, शरीर में झुरझुरी सी पैदा कर रही थी। आज उसकी सुहागरात है। इस रात को उसने सपनों में इतनी बार जिया है कि इसके हकीकत में बदलने को लेकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा। बेशक वो मंजू को पैसे देकर ब्याह कर लाया है, तो क्या हुआ? है तो उसकी पत्नी ही। और फिर दुनिया में ऐसी कौन सी शादी होती होगी जिसमें पैसे नहीं लगते? किसी में कम तो किसी में थोड़े ज्यादा। 10 साल पहले जब छोटी बहन वंदना की शादी हुई थी, तब पिताजी ने उसकी ससुराल वालों को दहेज में क्या कुछ नहीं दिया था। नकदी, गहने, गाड़ी सभी कुछ तो था, साथ जी शुक्रिया। रंजीता से क्या चाहता था रघु? रंजीता यूं तो 30 साल की होने वाली थी, पर आज भी किसी हूर से कम नहीं लगती थी। खूबसूरत चेहरा, तीखे नैननक्श, गोलमटोल आंखें, पतले पतले होंठ, सुराही सी गर्दन, गठीला बदन और ऊपर से खनकती आवाज उसके हुस्न में 4 चांद लगा देती थी। वो खुद को सजाने संवारने में कोई कोरकसर नहीं छोड़ती थी। रामेसर ने जब रंजीता को पहली बार सुहागरात पर देखा था, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। जब 22 साल की उम्र में रंजीता बहू बनकर ससुराल आई थी, तब टोले क्या गांव भर में उसकी खूबसूरती की चर्चा हुई थी। एक गांव में एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम हरिराम था। उसके परिवार में कोई नहीं था, दिन भर अकेला मेहनत में लगा रहता था।
दिल का बहुत ही दयालु और कर्मों का भी बहुत अच्छा था। मजदूर था इसलिए उसे उसका भोजन उसे मजदूरी के बाद ही मिलता था, आगे पीछे कोई ना था इसलिए वो इस आजीविका से संतुष्ट था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिल गया, उसने खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा आज तक वो अकेला था, अब वो इस बछड़े को अपने बेटे के जैसे पालेगा। हरिराम का दिन उसके बछड़े से ही शुरू होता और उसी पर खत्म होता। वो रात दिन उसकी सेवा करता और उसी से अपने मन की बात करता। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा हरिराम ने की थी उससे वो बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया था। गांव के सभी लोग हरिराम के बैल की ही बातें किया करते थे। किसानों के गांव में बैल की भरमार थी, पर हरिराम का बैल उन सबसे अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हर कोई हरिराम के बैल के बारे में बातें कर रहा था। हरिराम भी अपने बैल से एक बेटे की तरह ही प्यार करता था, भले खुद भूखा सो जाए लेकिन उसे हमेशा भर पेट खिलाता था। एक दिन हरिराम के स्वप्न में शिव का नंदी बैल आया। उसने उससे कहा कि हरिराम, तुम एक निस्वार्थ सेवक हो, तुमने खुद की तकलीफ को छोड़कर अपने बैल की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। इतना सुनते ही हरिराम जाग गया और अपने बैल के पास गया। उसने बैल को सहलाया और मुस्कुराया कि भला एक बैल बोल कैसे सकता है। तभी अचानक आवाज आई, बाबा आपने मेरा ध्यान एक पुत्र की तरह रखा है, मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह सुनकर हरिराम घबरा गया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगाया। उसी समय से वह अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करके आता और नंदी से बातें करता। गरीबी की मार बहुत थी, नंदी को तो हरिराम भर पेट देता था लेकिन खुद भूखा सो जाता था। यह बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने हरिराम से कहा कि वो नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखे कि उसका बैल नंदी सो गाड़ी खींच सकता है और शर्त के रूप में सेठ से 1000 मोहरे ले लेना। हरिराम ने कहा, नंदी तू पागल हो गया है, भला कोई बैल इतना भार वहन कर भी सकता है। मैं अपने जीवन से खुश हूँ, मुझे यह नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने पर हरिराम को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते हरिराम सेठ दीनदयाल के घर पहुंचा। दीनदयाल ने उससे आने का कारण पूछा, तब हरिराम ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर जोर से हंसने लगा, बोला, हरिराम, बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी मति भी बैल जैसी हो गई है? अगर शर्त हार गए तो 1000 मोहर के लिए तुम्हें अपनी झोपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। यह सुनकर हरिराम और अधिक डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात पर मुकर भी नहीं सकता था। शर्त का दिन तय किया गया और सेठ दीनदयाल ने पूरे गांव में ढोल पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे गांव वालों को खबर दी और सभी को यह अद्भुत नजारा देखने बुलाया। सभी खबर सुनने के बाद हरिराम का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि यह शर्त तो हरिराम ही हारेगा। यह सब सुनकर हरिराम को और अधिक डर लगने लगा और उससे नंदी से घृणा होने लगी। वो उसे कोसने लगा, बार बार उसे दोष देता और कहता कि कहाँ मैंने इस बैल को पाल लिया, मेरी अच्छी भली कट रही थी, इसके कारण सर की छत से भी जाऊंगा और लोगों की थू थू होगी वो अलग। अब हरिराम को नंदी बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वह दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। 100 माल से भरी गाड़ियों के आगे नंदी को जोता गया और गाड़ी पर खुद हरिराम बैठा। सभी गांव वाले यह नजारा देख हंस रहे थे और हरिराम को बुरा भला कह रहे थे। हरिराम ने नंदी से कहा, देख तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे जैसे पाला था और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम किया। हरिराम के ऐसे घृणित शब्दों के कारण नंदी को गुस्सा आ गया और उसने ठान ली कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा और इस तरह हरिराम शर्त हार गया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे अपनी झोपड़ी सेठ को देनी पड़ी। अब हरिराम नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था और नंदी के सामने रो रो कर उसे कोस रहा था। उसकी बातें सुन नंदी को सहा नहीं गया और उसने कहा, बाबा हरिराम, यह सब तुम्हारे कारण हुआ। यह सुन हरिराम चौंक गया। उसने गुस्से में पूछा कि क्या किया मैंने? तुमने भांग खा रखी है क्या? तब नंदी ने कहा कि तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी और मैंने तुम्हारे लिए यह सब करने की सोची, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोसने लगे और मुझे बुरा भला कहने लगे। तब मैंने ठानी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अब मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि मैं 100 गाड़ियाँ खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ और इस बार अपनी झोपड़ी और 1000 मोहरे की शर्त लगाना। हरिराम वही करता है और फिर से शर्त के अनुसार 100 गाड़ियां तैयार कर उस पर नंदी को जोता जाता है और फिर से उस पर हरिराम बैठता है और प्यार से सहलाकर उसे गाड़ियां खींचने कहता है और इस बार नंदी यह कर दिखाता है जिसे देख सब स्तब्ध रह जाते हैं और हरिराम शर्त जीत जाता है। सेठ दीनदयाल उसे उसकी झोपड़ी और 1000 मोहरे देता है। रोमियो जूलियट नामक प्रेम कथा हिस्ट्री की सच्चे प्रेम कथा पर आधारित है।
इस प्रेम कथा के रचयिता मशहूर लेखक विलियम शेक्सपियर ने 1591 से 1595 के बीच लिखा था। कुछ समय के बाद इस प्रेम कथा को 1597 से यह प्रेम कहानी लव स्टोरी इन हिंदी एक ऐसे लड़के की है जो प्रेम शब्द के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने कभी भी प्रेम के बारे में नहीं जाना था। चलिए हम उस लड़के के प्रेम कहानी लव स्टोरी को जानते थे। एक लड़का था, वह काफी खुश रहता था। उसके जीवन में कोई गम नहीं था। अभी उसकी पढ़ाई खत्म नहीं हुई थी। हम आपको बता दें कि वो लड़का पढ़ने में बहुत तेज था। उससे हर टीचर खुश रहते थे। जब वो अगली कक्षा में गया तो उसके कक्षा में एक नई लड़की का दाखिला हुआ। वो लड़की पढ़ने में काफी सही थी। यह लड़का मन का काफी साफ था। वह हमेशा लड़कियों से तो बात करता था लेकिन कोई बुरा नजर नहीं डालता था। अब नई लड़की उस लड़के की कक्षा में आई थी। पहले तो इन दोनों में कोई बात नहीं होती थी, लेकिन वह कहते हैं न कि नियति जो चाहे वह कर सकती है। कुछ समय बाद ही पढ़ाई से जुड़ी काम के लिए बातें शुरू होने लगी। पहले तो काफी कम बातें होती थी लेकिन उन दोनों को एक दूसरे से बात करने में काफी मजा आता था। वो अब बहुत सी बातें करने लगे। उन्हें अब धीरे धीरे प्रेम भी होने लगा लेकिन उन्हें इसका पता नहीं चला। लड़की तो बहुत जल्द समझ गई कि उसे प्रेम हो गया है। वो लड़के के साथ रहने के लिए तैयार हो गई, लेकिन लड़के को कुछ भी नहीं पता था। वो बस इसको दोस्ती ही समझता था। समय निकलता गया। अब पढ़ाई खत्म होने को थी। लड़की सोचती थी कि लड़का अपने तरफ से बोले, लेकिन लड़का अभी तक कुछ नहीं समझ सका था। आखिर लड़की ने ही यह बात उसके दोस्तों से कही। बस दोस्त तो अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, लेकिन इस लड़के के काफी दोस्त इसके कामयाबी से जलते थे। इसके साथ ही अब परीक्षा का समय भी आ रहा था, तो उस लड़के के दोस्तों ने उसकी परीक्षा को खराब करना चाहा। उन्होंने यह बात पूरे स्कूल में फैला दिया। जब यह बात टीचर तक पहुंची तो वह इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद यह बात लड़के के पास भी पहुंचा। अब जब भी वह स्कूल आता था तो उसको काफी बेइज्जती का सामना करना पड़ता था। इसके कारण उस लड़की से बात करना भी छोड़ दिया और परेशान भी होने लगा। उसने जैसे तैसे परीक्षा को खत्म किया और उसके बाद वह अपने नई जिंदगी की शुरुआत की। भले ही उसके परीक्षा में कम अंक आए थे लेकिन आज वह बहुत खुश है, क्योंकि पढ़ाई खत्म होने के बाद उसने बड़ी मेहनत की और एक बड़ा अफसर बना और अब उस लड़की से शादी कर ली। उस लड़के को भी उस लड़की से प्रेम था लेकिन वह एक अच्छे समय के इंतजार में था। एक लड़का था, वह काफी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। वह अपने दोस्त के घर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफी पैसे भी हो गए। बाद में वह काफी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो कि काफी अच्छी और खूबसूरत थी। उसको देखते ही इस लड़की को उस लड़के से प्रेम हो गया। वह काफी देर तक उस लड़के को देखती रही। कुछ देर बाद वह लड़की वहां से चली गई। कुछ दिनों तक यह लड़का उस लड़की को खोजता रहा लेकिन वह लड़की न मिली। लेकिन नियति ने उस लड़की से इस लड़की को मिला दिया। वह लड़की इस लड़के के घर काम की तलाश में आई थी। लड़के ने लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब वह लड़की इस लड़के इस मिलने आई थी तो उस समय इस लड़के ने कुछ शब्द भी साफ से नहीं बोल पा रहा था, जिससे लड़की को लगा कि यह लड़का गूंगा है। लड़का भी जान गया था कि यह लड़की हमें गूंगा समझती है। इसके साथ ही साथ यह लड़की समझ गई थी कि यह लड़का इस घर का नौकर है ना कि मालिक है। अब जब भी यह लड़का उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता है। धीरे धीरे वह लड़की इस लड़के पर काफी रहम खाने लगी। अब उसे इस लड़के के लाचारी पर प्यार होने लगा, लेकिन फिर वह लड़की एक बात से डरकर पीछे हट जाती थी। इस लड़की के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड़की को इसके चाचा ने पाला था और वह चाहता था कि वह जब तक जिंदा रहे यह लड़की उसके खाने और पीने का पैसा दे। लड़की का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा।
लड़के की एक खांसी पर भी वो लड़की दौड़े उस लड़के के पास पहुंच जाती थी। अब लड़का भी समझ गया कि इस लड़की को मुझसे प्रेम हो गया है। लड़का भी बहुत ज्यादा उस लड़की से प्रेम करता था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे सब पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वो दिनों रात रोने लगा। लड़की अपने सैलरी में से लड़के की इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि वो लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफी मशीन लगी हुई थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़का अब बोल नहीं सकता है, उसने अपनी जीभ को कटाने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफी धनी लड़का हूँ, जिस घर में तुम काम करती हो उस घर की मालिक मैं ही हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मैनेजर से पैसों को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की के आंख आंसू से भर आए। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाया कि जब तक वो लड़का बोलने नहीं लगता है तब तक वो कुछ नहीं खाएगी, भले ही वह मर क्यों न जाए। इधर डॉक्टर भी उस लड़के की इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात काबूल कर ली और अब लड़का बोलने लगा। लेकिन वह अपनी याददाश्त को खो गया। अब उसे कुछ भी नहीं याद था। अब इसके बाद लड़की ने उसके याददाश्त के लिए काफी कुछ किया लेकिन याददाश्त न आ सका। अगर प्रेम की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वह गिर ही जाता है। यह प्रेम कहानी लव स्टोरी एक लड़की की है। वह लड़की रोज शाम को टहलने के लिए अपने नाजिद के मैदान में जाया करती थी। एक दिन उसे एक लड़का उस मैदान में दिखा। वह लड़का उस मैदान में छोटे बच्चों के लिए गुब्बारे दे रहा था। इसको देखकर लड़की खुद को ना रोक सकी। वह तुरंत ही लड़के के पास पहुंची और उसने लड़के से कहा, आप इन बच्चों को आप गुब्बारे क्यों दे रहे हैं? इस पर उस लड़के ने कहा, मुझे बच्चे काफी पसंद है। मैं इस बच्चों को रोज कुछ ना कुछ देता हूँ। अगर मेरे पास कुछ नहीं होता है तो मैं इन्हें हिंदी कहानी सुनना दिया करता हुए। यह बात लड़की को बहुत अच्छी लगी। वह लड़की भी बच्चों से काफी प्रेम करती थी। अब वो दोनों बच्चों के लिए रोज कुछ उपहार लेकर आते थे और बच्चों को कहानी। एक दिन लड़की ने लड़के से कहा, मेरे पास अब बच्चों को कहानी सुनने के लिए कहानी नहीं है। मैं जितना भी कहानी सुनना या पढ़ा था बच्चों को सुना चुकी हूँ। इस पर बच्चे ने कहा, तुम कहानी के लिए पर जाया करो, वहाँ पर तुम्हें बहुत कहानी पढ़ने को मिलेगी। अब उन्हें ऐसी ही बात होने लगी। एक दिन लड़के को समझ में आ गया कि उसे प्रेम हो गया है, लेकिन लड़की को अभी नहीं पता था। समय के साथ अब वह दोनों काफी करीब आने लगे। प्रेम अंधा होता है। अब वह एक समय भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। इसके बाद वह दोनों समझ गए कि उन्हें प्रेम हो गया है। अब उन्होंने इस बात को अपने घर वालों से कही। घर वाले भी इसको लेकर राजी हो गए। बस अब किया था, उन्हें एक दूसरे से प्रेम के बाद शादी भी हो गई। एक बार की बात है, मैं अपने घर से बाजार की ओर जा रहा था। मेरे घर से बाजार तक जाने के रास्ते में काफी सुनसान रास्ता पड़ता था। कुछ दूर के रास्ते में कोई भी नहीं रहा करता था। मैं रोज इसी रास्ते से बाजार जाया करता था। आज भी मैं इसी रास्ते से बाजार जा रहा था। मुझे रास्ते में एक लड़की मिली जो बहुत ही डरी हुई थी। उसे डरा हुआ देख मैं उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ, तुम डरी हुई क्यों हो? लड़की ने कुछ लड़कों की ओर इशारा किया। मैं समझ गया। मैं अपने साथ उस लड़की को लेकर उन लड़कों के पास गया। मैं उन लड़कों को कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आता है? काफी कुछ कहने के बाद उन लड़कों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने लड़की से क्षमा मांगा। फिर मैं बाजार की ओर जाने लगा। उस लड़की ने मुझे रोका और कहा, मैं यहाँ पर नहीं हूँ। मुझे रहने के लिए किराए का घर चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने कहा, ठीक है। मेरे घर में एक कमरा खाली था।
आप मेरे घर चलिए, अगर आपको पसंद हो तो आप उसमें रह सकती है। अगर आपको पसंद न आए तो मैं आपको दूसरा घर भी दिखा सकता हूँ। अब वो लड़की और मैं घर की ओर चल पड़े। रास्ते में मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। मैं बोलना चाह रहा था लेकिन नहीं बोल पा रहा था। फिर उससे पूछा, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, राकेश। और आपका नाम? उसने ने कहा, सुंदरी। मैंने बोला, काफी अच्छा नाम है। अब तक हम घर पर आ गया थे। सुंदरी ने मेरा घर देखा और वह कमरा भी देखा जिसमें उसे रहना था। सुंदरी को वह कमरा काफी पसंद आया। फिर वह हमारे घर में रहने लगी। मैं उसे जब भी देखता था तो मेरे मन में अजीब सी हलचल होती थी। पता नहीं उसके मन में होती थी या नहीं। एक दिन मैं और सुंदरी घूमने जा रहे थे। मैंने सोच लिया था कि आज मैंने सुंदरी को अपने मन की बात कहूँगा। हम अपने घर से बहुत दूर एक सड़क पर थे। हम बाइक से चल रहे थे। मैंने सुंदरी से कहा, मुझे तुमसे एक बात कहानी है। सुंदरी से कहा, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मैंने कहा, बोलो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और ज्यादा खुशी के कारण मैं अपने बाइक को संभाल न सका और हमारे बाइक का दुर्घटना हो गया। मैं तो बच गया लेकिन सुंदरी ने अपनी जान को गंवा दी। पर आज भी मेरे दिन में सुंदरी जिंदा है। मेरी प्रेम कहानी आपको काफी हद तक पसंद आएगी। मैं एक छोटे से ऑफिस में काम किया करती थी। मैं अपने काम से खुश नहीं थी। मुझे रोज ऑफिस में एक जैसा काम करने को मिलता है। ऑफिस में कंप्यूटर पर काम करना होता था, जिसके कारण मुझे सारा दिन बैठना होता था। लेकिन मुझे बचपन से ही ऐसे काम को करना पसंद था जो खेलते कूदते करना हो। मैं इस ऑफिस में पिछले 1 साल से काम कर रही थी। अब मुझे काम करने का मन नहीं करता था, पर पैसों के लिए मुझे काम करना पड़ता था। एक दिन मैं अपने ऑफिस में गई। मुझे बॉस ने एक नए लड़के से मिलवाया। वह लड़का नया था, उसे मेरे अंडर काम करने था। बॉस ने मेरे साथ उस लड़के को भेज दिया। मुझे उस लड़के पर पता नहीं क्यों बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर भी बॉस की बात तो माननी होगी। मैंने उस लड़के का नाम पूछा। उसका नाम था आकाश। हम दोनों बगल में बैठकर काम करने लगे। पहले मैंने उसको काम करने के बारे में बताती थी, फिर वो खुद से काम करता था। उस लड़के का व्यवहार काफी अच्छा था। मुझे वो कभी परेशान नहीं करता था। वह मेरी मदद ही करना चाहता था। कुछ समय बीता। अब वह अच्छे से काम करने के बारे में सीख गया। उसे काम करता देखकर मुझे भी काम करने का मन किया करता था। वो हर एक काम को बड़े मन के साथ किया करता था। वो अपने काम से बहुत प्रेम किया करता था। उसके साथ रहते रहते मुझे भी अपने काम से प्रेम हो गया। अब हम दोनों काफी खुलकर बातें किया करते थे। मुझे पता नहीं क्यों वह सबसे अच्छा और खास लगता था। एक दिन हमारे ऑफिस में सभी की जगह को बदला जा रहा था। आज तक हम दोनों एक ही जगह बैठा करते थे, एक ही साथ खाना खाया करते थे और एक ही साथ काम भी किया करते थे। आज हमारे जगह को बदल दिया गया। मैं ऑफिस इस कोने में थी तो वो ऑफिस के दूसरे कोने में था। मुझे आज पता चला कि मैं आकाश से प्रेम करती हूँ। मैंने बॉस से कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस ऑफिस में काम करूँ तो मुझे और आकाश को एक ही जगह पर रखें। नहीं तो मैं इस जॉब को छोड़ दूंगी। बॉस ने आकाश को बुलाया और उससे पूछा, आकाश भी मुझसे प्रेम करता था। फिर बॉस ने हमें एक साथ बैठा दिया। धीरे धीरे हमारा प्रेम बढ़ता ही गया। आज भी हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और कल भी प्रेम करते रहेंगे। पिछले साल मैं अपनी कार से जा रहा था। रास्ता काफी दूर का था। मुझे काफी देर तक कार चलाना था। मैंने अभी कुछ ही दूर चला था कि मुझे रास्ते में एक लड़की मिली। वो लड़की दुल्हन के कपड़े पहने रास्ते के बीच में खड़ी थी। मैंने काफी तेजी के साथ कार चला रहा था। मैंने उस लड़की को कुछ दूर से ही देख लिए। मैंने अपनी कार में ब्रेक लगाया। लड़की के पास जाते जाते मेरी कार रुक गई। मैं अपनी कार से बाहर निकला और उस लड़की से बोला, तुम्हें बुद्धि नहीं है? तुम सड़क के बीच में खड़ी हो। क्या होता अगर तुम्हारा मेरे कार से दुर्घटना हो जाता? वो लड़की मेरी बात को सुनकर जोर जोर से रोने लगी। वह बोली, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। फिर से वह रोने लगी। मैंने उसे सड़क के किनारे किया, पीने के लिए पानी दिया।
उससे पानी पिया और अपने मुंह को धो लिया। फिर मैंने उससे अब बातों तुम्हारे साथ किया हुआ है। उसने कहा, मैं एक लड़के से प्रेम करती थी। आज हमारी शादी थी, पर वो लड़की पहले से ही किसी और से शादी कर चुका है। जब मैंने इस बात को सुना तो मैं पागल सी हो गई। अब मुझे शर्म भी आ रहा था, इसलिए मैंने अपने घर से भाग गई। मैंने कहा, ठीक है, पर तुम्हें अपने घर से इस तरह नहीं भागना चाहिए। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? उसका घर वही था जहाँ मुझे अपने काम से जाना था। मैंने उसे समझाया और कहा, चलो मैंने तुम्हारे घर वालों को समझाता हूँ। फिर हम दोनों कार से उस जगह के लिए चल दिए। मुझे पहली नज़र में ही उस लड़की से प्रेम हो गया था, पर वो तो किसी दूसरे से प्रेम करती थी। मैंने उसे रास्ते भर में बहुत कुछ समझाया। अब वो अपने मन को शांत कर रही थी और जो कुछ भी हुआ उसे भूल भी रही थी। कुछ ही देर में हम उस लड़की के घर पहुंच गए। लड़की के पिता हमें रास्ते में ही मिले। मैंने उन्हें पहचान लिया। वो मेरे कंपनी में काम करते थे। हम उनके घर गए। उनका घर काफी छोटा सा था। घर मानो तो जब कभी भी गिर सकता था। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अपने जीवन भर की कमाई अपने लड़की के शादी के लिए रखा था, पर आज मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया। अब मैं कैसे अपनी लड़की की शादी कर पाऊंगा? यह कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गया। मैंने उनके बारे में अच्छे से जानता था। वह काफी ईमानदार थे। उनकी देख को मैं समझ पा रहा था। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने कहा, अगर आप मुझे अपनी लड़की के काबिल समझे तो मैंने शादी के लिए तैयार हूँ। लड़की और उसके माता पिता दोनों ही खुश हो गए और जो भी रिश्तेदार उनकी लड़की को ताने मार रहे थे वह सभी शांत हो गए। फिर क्या था, मैंने उस लड़की से शादी कर लिया। आज मैंने बहुत खुश हूँ। कुछ दिन पहले की बात है। मैं एक प्रेम कहानी लव स्टोरी इन हिंदी पढ़ रहा था कि मुझे एक ऐसा प्रेम कहानी मिला जो प्रेम कहानी बिल्कुल मेरी प्रेम कहानी जैसी थी। यह प्रेम कहानी उस समय की है जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। मैंने पढ़ने में काफ़ी अच्छा था। मुझसे मेरे हर टीचर खुश रहा करते थे। एक बार मेरे कॉलेज में एक नई लड़की आई। वह मुझसे एक क्लास छोटी थी पर पढ़ने में मुझसे एक क्लास बड़ी। वह मेरे क्लास के सवालों को मुझसे कम समय में हल कर दिया करती थी। मुझे मेरे दोस्तों से और मेरे टीचर से अब बस उस लड़की की तारीफ सुनने को मिलता था। मुझे उसकी तारीफ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। एक दिन मेरा सामना उस लड़की से हो ही गया। मैंने कहा, क्या तुम पढ़ने में मुझसे ज़्यादा चालाक हो? मैं तुम्हारी तारीफ सुन सुनकर थक गया हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे पढ़ाई में तेज हो, तो फिर मुकाबला हो जाए। उसकी साथ कुछ लड़की ने इस बात को सुन लिया। उन्होंने टीचरों से बता दिया। अगले दिन टीचर ने हमें मुकाबला करने के लिए आमने सामने कर दिया। मैं वैसे भी उस लड़की से बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था। आज मुझे अपने गुस्सा को शांत करने का मौका मिल गया था। मैं एक पर एक सवाल उस लड़की से पूछता जा रहा था। मैं उसे एक सवाल का जवाब भी देने का समय नहीं देता था कि दूसरा सवाल पूछ देता था। कुछ देर सवाल पूछने के बाद मेरे सवाल खत्म हो चले थे। फिर मैंने कुछ देर रुक कर सवाल करता था। अब मुझे लग रहा था कि उसे तो हर एक सवाल का जवाब मालूम है, पर वो किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। मैंने बिल्कुल शांत हो गया। मेरे टीचर ने उस लड़की से कहा, अब तुम सवाल इससे पूछो। पहले तो लड़की मेरे से सवाल नहीं करना चाहती थी, पर फिर टीचर के दबाव के कारण मुझसे सवाल करने लगी। वो काफ़ी आसान सवालों को पूछ रही थी, जिसका जवाब देना मेरे लिए काफ़ी आसान था। कुछ ही सवाल को पूछने के बाद वह बिल्कुल शांत हो गई। फिर टीचर ने हम दोनों से सवाल पूछना शुरू किया। जो सवाल आसान होता या फिर मुझे आता था उसका जवाब वह लड़की नहीं देती थी, पर जो सवाल कठिन होता और जिसका जवाब मुझे नहीं आता था उसका जवाब वह खुद देती थी। इसके साथ ही वही मेरी मदद भी किया करती थी। अब मुझे समझ में आ गया कि हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बनकर खुद का नुकसान कर सकते हैं, और वह लड़की तो मुझे अपना दुश्मन नहीं दोस्त मानती है। मैंने उसी दिन ही उस लड़की से दोस्ती कर लिया। धीरे धीरे हम एक अच्छे दोस्त बन गए। अब हम साथ पढ़ाई करते हैं, एक साथ कॉलेज आते हैं।
मुझे अभी तक यह नहीं पता है कि वो लड़की मुझसे प्रेम करती है या फिर नहीं, पर मैंने उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। प्यार किया नहीं जाता है बल्कि प्यार हो जाता है, यह बहुत से लोग कहते हैं। वही प्यार को पाना सभी के तकदीर में नहीं होता है। यह भी बहुत प्रसिद्ध लाइन में से एक है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको भी प्यार मिलाना चाहिए। प्यार पाना नहीं तो आसान होता है और ना ही कठिन। प्यार को पाने के लिए खुद के उस लायक बना होता है ताकि हमें हर किसी से प्यार मिल सके। एक व्यक्ति जब प्यार पाने के काबिल होता है तो उसे हर एक व्यक्ति प्यार करता है, चाहे वह कोई लड़की हो या लड़का। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को तो खुद प्यार करते हैं लेकिन उन्हें कोई प्यार नहीं करता है। जैसे एक लड़का किसी लड़की से खुद प्यार करता हो लेकिन वो लड़की उससे प्यार नहीं करती हो। अब ऐसा कोई तरीका नहीं होता है कि किसी के प्यार को जबरन हासिल किया जा सकता है। प्यार और प्रेम किसी के बस में नहीं होता है। प्यार किसी से और कभी भी हो सकता है। अपने प्यार को पाने के लिए एक व्यक्ति हर कुछ करने के लिए तैयार रहता है। बस इसका कारण उसका सच्चा प्यार ही होता है। प्यार अंधा होता है, यह बिल्कुल सत्य है। इसलिए अपने प्यार को पाने के लिए प्यार करने वाले को कुछ भी समझ नहीं आता है। बस वह हर एक चीज़ करने के लिए तैयार रहता है जिससे वह अपने प्यार को हासिल कर सके। लेकिन ऐसे समय में सही फैसला लेना बहुत ही जरूरी माना जाता है। प्यार पाने के लिए खुद पर विश्वास रखें। अपने प्यार को पाने के लिए सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास रखना बहुत ही जरूरी होता है। आप ही वह है जो प्यार करते हैं और आप ही उस प्यार को पा सकते हैं। इसलिए अपने प्यार के बदले सामने वाले से प्यार को पाने के लिए खुद पर विश्वास बनाए रखें। प्यार को पाने के लिए इंतजार करें। आपके प्यार के बदले आपको तुरंत प्यार नहीं मिल सकता है। प्यार के ऐसा भावना होता है जिसको जन्म लेने में समय लगता है। अगर आज आप किसी से प्यार करने लगे हैं तो सामने वाले को कुछ समय लग सकता है आपसे प्यार करने में। इसलिए अपने प्यार को पाने के लिए इंतजार करें। अपने प्यार को सामने वाले को एहसास कराएं। आप जिससे भी प्यार करते हैं उसे अपने प्यार का एहसास करना बहुत ही जरूरी होता है। जब तक आप अपने प्यार को प्यार करने वाले को एहसास नहीं करा पाएंगे तब तक दूसरा व्यक्ति आपके प्यार को नहीं जान सकता है। इसके साथ ही आपको आपका प्यार मिलाने में मुश्किल हो सकता है। प्यार पाने के लिए साफ तरीके से बात करें। आपको अपने प्यार को पाने के लिए आपको अपने प्यार करने वाले से सीधे और साफ तरीके से बात करना जरूरी हो सकता है। आपको उन्हें बताना चाहिए कि आप उससे प्यार करते हैं। हम आपको बता दें कि ऐसा करने के लिए सही समय और सही तरीके का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। आप उन्हें बताएं कि आप किस कदर प्यार करते हैं, आपके जीवन में उनका कितना अहमियत है। दुख और सुख का साझा करें। प्यार को करने और प्यार को पाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि अपने सुख और दुख प्यार करने वाले के साथ साझा किया जाए। आप जिससे भी प्यार करते हैं उनकी हर के सुख और दुख को अपने सुख और दुख को एक जैसा। ये कॉलेज रियल लव स्टोरी हिंदी अंकिता नाम की एक अमीर घर की लड़की और शिवम नाम के एक मिडिल क्लास लड़के की है। आज अंकिता के कॉलेज का पहला दिन था। वह अपने कॉलेज के पहले दिन को लेकर इतनी खुश थी कि वह क्लास शुरू होने से 1 घंटे पहले कॉलेज पहुंच गई थी। अंकिता अपने क्लास में जाकर बैठ जाती है। फिर धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स क्लास आते हैं। कुछ समय बाद टीचर आते हैं और अपना परिचय देते हैं। तभी दरवाजे से शिवम की आवाज़ आती है, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? टीचर कहते हैं यस कम इन। अंकिता शिवम की तरफ देखती है। शिवम क्लास के आखिरी बेंच पे जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद टीचर सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं कि 2 दिनों के बाद आप लोगों का फ्रेशर पार्टी होगा। अगर कोई स्टूडेंट्स प्रोग्राम में भाग लेना चाहता है तो क्लास के बाद ऑफिस में जाके अपना नाम लिखवा सकता है। शिवम ने सोचा क्यों न मैं भी अपना नाम इस प्रोग्राम में लिखवा दूं। शिवम को गाने का बहुत शौक था तो उसने अपना नाम सिंगिंग लिस्ट में लिखवा दिया। 2 दिनों के बाद फ्रेशर पार्टी शुरू होती है। अंकिता भी प्रोग्राम हॉल में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद प्रोग्राम शुरू होता है और कुछ समय बाद शिवम की बारी आती है। शिवम घबराते हुए मंच पे जाता है और गाना शुरू करता है। शिवम के गाने की आवाज़ सुनकर सारे स्टूडेंट्स और टीचर उसके गाने की धुन के साथ गुनगुनाने लगते हैं। अंकिता भी शिवम के गाने को मन ही मन गुनगुनाने लगत।
अगले दिन जब अंकिता कॉलेज आती है तो वह शिवम के पास जाती है और कहती है, कल तुमने बहुत अच्छा गाया था। तुमने सिंगिंग कहाँ से सीखी? तो शिवम ने जवाब दिया कि मैंने अपने दोस्त से सीखी, और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अंकिता उससे और भी बातें करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। फिर उस दिन के बाद से अंकिता रोज शिवम से बात करने की कोशिश करती, लेकिन शिवम केवल उसे हाँ और न में जवाब देकर वहां से चला जाता, क्योंकि शिवम जानता था कि शायद अंकिता उसे पसंद करने लगी है, लेकिन शिवम उसके करीब नहीं जाना चाहता था। उसे पता था कि अंकिता बहुत अमीर है और मैं एक मिडिल क्लास का लड़का हूँ। हम दोनों के बीच प्यार नहीं हो सकता, मुझे अपनी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना। अब अंकिता का कॉलेज में 2 महीने हो गए थे, लेकिन अभी भी अंकिता को शिवम से बात करने की कोशिश जारी थी। अंकिता यह जानती थी कि शिवम एक मिडिल क्लास का लड़का है, इसके बावजूद वह शिवम को पसंद करने लगती है। लेकिन अंकिता ने कभी भी अपने दिल की बात शिवम को नहीं बताई। एक दिन अंकिता शिवम के पास जाकर कहती है कि आज मेरी कार खराब हो गई है, क्या तुम मुझे अपने बाइक से मेरे घर तक छोड़ सकते हो? तो शिवम कहता है कि मैं तुम्हें अपने बाइक पे नहीं बैठा सकता, अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे पागल, अंकिता कहती है। मैं कह दूंगी कि हम दोनों दोस्त हैं, तुम डरो मत। शिवम कहता है ठीक है। शिवम अपनी बाइक लेके आता है। अंकिता बाइक पे बैठ जाती है। शिवम अंकिता को लेकर निकल पड़ता है। अंकिता बहुत खुश थी। वो शिवम से कहती है कि काश तुम मुझे रोज इसी तरह अपने बाइक पे बैठकर मेरे घर तक छोड़ने आते। शिवम अंकिता को कहता है कि ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं तुम्हें दोबारा छोड़ने के लिए नहीं आऊंगा। कॉलेज के अगले दिन अंकिता फिर से वही बहाना बनाती है और शिवम से कहती है कि मेरी कार फिर से खराब हो गई है, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो? ये सुनकर शिवम अंकिता को मना कर देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि मैं दोबारा तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, तुम ऑटो से चली जाओ। ये कहकर शिवम वहां से चला जाता है। अंकिता को बहुत बुरा लगता है, वो मायूस होकर घर चली जाती है। अगले दिन जब शिवम कॉलेज आता है तो उसे क्लास में अंकिता दिखाई नहीं देती। 4 दिन बीत जाते हैं लेकिन अंकिता कॉलेज नहीं आती। शिवम सोचने लगता है कि शायद मैंने उस दिन अंकिता को मना कर दिया, इसलिए वह नाराज होकर कॉलेज नहीं आ रही है। देखते ही देखते लगभग 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया। शिवम अब अंकिता के बारे में सोचकर परेशान होने लगा। फिर बाद में वह अपने आप को कहता कि मैं क्यों अंकिता के बारे में सोचकर परेशान हो रहा हूँ। लेकिन सच तो यह था कि शिवम को भी अंकिता से प्यार होने लगा था। शिवम रोज अंकिता के घर के पास जाता, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके घर के अंदर जा सके। 1 महीने के बाद मिड सेमेस्टर का एग्जाम आता है। उस दिन अंकिता एग्जाम देने के लिए कॉलेज आती है। अंकिता को देख शिवम बहुत खुश था। एग्जाम खत्म होने के बाद शिवम अंकिता के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही? तो अंकिता जवाब देती है कि मेरे कॉलेज आने या नहीं आने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो सिर्फ अपने आप से मतलब है, और तुमने तो मुझे उस दिन घर छोड़ने से मना कर दिया था। शिवम हाँ, उस दिन मुझसे गलती हो गई, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अंकिता कहती है कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी, पता नहीं क्यों तुमसे बातें करना, तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगने लगा था, लेकिन तुम मेरी फीलिंग्स को समझते ही नहीं। ये सब सुनकर शिवम मुस्कुराते हुए कहता है कि कौन कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझता पागल, मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन कभी मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि तुम्हें बता सकूं। अंकिता कहती है तुम सच बोल रहे हो? शिवम जवाब देता है मैं अपनी कसम खाकर बोल रहा हूँ, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। उस दिन के बाद अंकिता और शिवम एक हो गए और प्यार के सफर में दोनों साथ चलने लगे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद शिवम और अंकिता दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और हमेशा के लिए प्यार के बंधन में बंध गए। शुभम रोज की तरह आज भी रात को फेसबुक चला रहा था तो उसने अपने फ्रेंड सजेशन में मनीषा नाम की लड़की को देखा, जिसकी प्रोफाइल पिक में केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। शुभम ने गौर से मनीषा की प्रोफाइल पिक को देखा और जब शुभम ने उसके फेसबुक ऐड को देखा तो उसके कॉलेज का नाम वही था जो कि शुभम के कॉलेज का नाम था।
मनीषा की फेसबुक ईड में केवल 2 ही फोटोज थी और उस फोटोज में उसका पूरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दिनों के बाद फिर से शुभम के फ्रेंड सजेशन में मनीषा का नाम दिखा, लेकिन इस बार उसकी प्रोफाइल फोटो में उसके एक तरफ का ही चेहरा दिख रहा था। शुभम ने उसे मैसेज किया और पूछा कि आप कौन से कॉलेज में हो।